टू साइंस क्लास। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 पदार्थ, धातु और अधातु। आप लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित होंगे। देखिए, आपने लोहा भी देखा होगा, एल्युमिनियम भी देखा होगा और तांबा भी देखा होगा, ठीक है ना। क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु हैं? सारणी 4.1 में शेष पदार्थ अधातु हैं। धातुओं का अधातुओं में अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। स्मरण करिए कि चमक और कठोरता भौतिक गुण हैं। देखिए, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा? क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर ही वह वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? आइए जानें। देखिए, एक लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्यूमीनियम का तार, टुकड़े का एक पेंसिल लेड लीजिए। लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े पर द्वारा पीटिए, परंतु ध्यान रहे कि इस प्रक्रम में आप स्वयं को चोट ना पहुंचा लें। जोर से पीटने का प्रयास करिए। एल्यूमीनियम के तार पर भी जोर से चोट करिए। इसी प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी करिए। आपने प्रेक्षण को सारणी 4.2 में रिकॉर्ड कीजिए। देखिए, आपने देखा होगा कि लोहे की कील और एल्यूमीनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो गया। यदि उन्हें अधिक सख्ती से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी वर्क से भी परिचित होंगे। देखा होगा आप लोगों ने मिठाई के ऊपर जो सिल्वर कवर दिखता है ना, चांदी जैसा, देखा है? हाँ, तो आप एल्यूमीनियम पन्नी, पर्णिका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के उपयोग में भी अवश्य परिचित होंगे। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? आघात वर्धनीयता कहलाता है। क्या कहलाता है वो? आघात वर्धनीयता कहलाता है ना। यह धातु का अभिलाक्षणिक गुण है। जैसा आपने देखा होगा, कोयले और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ यह गुण प्रदर्शित नहीं करते। क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं? क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना घात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ अन्य अनुभवों की सूचना बनाने का प्रयास करिए जिनमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है। जब आप गर्म वस्तु को पकड़ते हैं, इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हैं? इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हैं? आपने एक विद्युत कर्मी और पेंचकस से काम करते देखा होगा। उसका हत्था किस प्रकार का होता है और क्यों? देखिए, सिंपल सी बात है। ऐसा है कि अगर आपने कोई चीज़, जैसे स्टील की चीज़ हुई या लोहे की चीज़ हुई, इसको आप गर्म करेंगे और अगर उसको हाथ से पकड़ेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। लेकिन अगर लकड़ी का हत्था हुआ या प्लास्टिक का हत्था हुआ तो उसको पकड़ेंगे तो वो अपना हाथ नहीं जलेगा। ठीक है। देखिए, लोहे की छड़, कील और तांबे का तार सुचालक है। लोहे की छड़, कील और तांबे का तार क्या है? सुचालक है। जबकि गंधक और कोयला क्या है? कुचालक है। देखिए, आप एल्यूमीनियम और तांबे की तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? क्या आपने कोयले की तारें देखी हैं? निश्चित रूप से नहीं देखी होगी, है ना। धातु का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? तन्यता। ये एक डेफिनेशन हो गई। काय की? तन्यता की। क्या हो गई? एक डेफिनेशन हो गई कि धातु का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। क्या आपने कभी लोहे की शीट प्लेट, धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उनसे उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान दिया? यदि नहीं तो अब आप प्रयास कर सकते हैं। क्या आप उत्पन्न ध्वनि में कोई अंतर पाते हैं? क्या आपने मंदिरों में लकड़ियों की घंटी देखी है? क्या
क्या आप इसका कारण बता सकते? धातु से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित और दूसरा धातु से। क्या आप दोनों डिब्बे पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ है? क्योंकि धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातु के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं देते। उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें सामान्यतः ये गुण होते हैं धातु कहलाते हैं। धातु के उदाहरण आयरन, कॉपर, एल्यूमीनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ कैसे हैं? नरम है तथा दिखने में मलिन है। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं हैं और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। अधातु के उदाहरण सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। धातुओं और अधातु के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन अभिक्रिया। आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। जंग लगने की अभिक्रिया का स्मरण करिए। आपने पिछली कक्षा में मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का क्रियाकलाप किया। आपने सीखा कि दोनों प्रक्रमों में ऑक्साइड बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करिए। देखिए, आयरन प्लस ऑक्सीजन Fe+O2 इज इक्वल टू क्या होता है? H2O, है ना? देखिए, नहीं देखिए, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, है ना? ये अभिक्रिया होती है। यह है कि लोहे को नम स्थानों पर रखो तो उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। फिर आएगा ये। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। विलयन अम्लीय क्षारीय है। आप इसको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे? आपने प्रेक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आइए अब अधातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का प्रेक्षण कर। जल के साथ अभिक्रिया। आइए देखें धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। देखिए, सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रहता है। आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। सामान्यतः धातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए उसे काय में रखते हैं? जल में रखते हैं। अम्लों से अभिक्रिया। आइए देखें धातु और अधातु अम्लों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। क्या धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं? परख नलियों के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ में पॉप ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है? आपने पाया होगा कि अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। आपने देखा कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अम्ल में गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, परंतु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। विस्थापन अभिक्रिया। कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलापों को याद करिए जो आपने कक्षा 7वीं में किया था। आपने उस प्रकार की कुछ और अभिक्रियाओं को देखा। ये देखो, 100 मिलीलीटर के 5 बीकर लीजिए और उन्हें A, B, C, D और E चिन्हित कर दीजिए। प्रत्येक बीकर में लगभग 500 ml जल दीजिए। प्रत्येक बीकर में दर्शाए पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोल लीजिए।
देखिए, आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं? आपने पढ़ा है कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन में विस्थापित करता है। बीकर ए में क्या होता है? जिंक कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को विस्थापित करता है और इसलिए कॉपर सल्फेट को नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर कॉपर का लाल चोट जमा हो जाता है। अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक Zn, है ना, क्या करता है? ये नीला कर देता है। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक सल्फेट क्या होता है? रंगहीन होता है और कॉपर कैसा होता है? लाल होता है। आप इसी प्रकार बीकर बी में होने वाली अभिक्रियाओं को लिख सकते हैं। बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था। इसी प्रकार बीकर डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था। क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। परंतु क्यों? जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है तो बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता? पॉइंट वाली बात है। याद रखिए, विज्ञान मनमाना नहीं होता, यहाँ तथ्यों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता और यह नियम यहाँ है कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। अब आप समझ सकते हैं कि बीकर डी और ई में विस्थापन अभिक्रियाएं क्यों संपन्न नहीं हुई। क्या आप जिंक आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं? ये देखिए, धातुओं और अधातुओं के उपयोग। आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातु का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियां, वायुयान, रेलगाड़ियां, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। आप कुछ अधातुओं के उपयोगों से भी परिचित होंगे। यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं, हमें विश्वास है कि आप उनका सही अनुमान लगा पाएंगे। आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातु का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियों, वायुयानों, ये देखिए, ये जो है बेटा, इनमें धातु और अधातु का उपयोग होता है ना। तो अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिससे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु। आप अपने अनुभव से धातुओं और अधातुओं के कुछ उपयोग जोड़ सकते हो। बेटा, ये तो हो गया ना, लेकिन देखो, धातु में चमक होती है, डिफरेंस होगा ये। धातु में चमक होती है जबकि अधातु में चमक नहीं होती। समानता धातु आघातवर्धनीय होते हैं और तन्य होते हैं, अधातु नहीं होते। समानता धातु ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते, परंतु अधातु नहीं होते। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जो कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया पर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, जिनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। समानता धातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को अनेक उनके जो धातु यौगिक के जलीय विलयन में स्थापित कर देते हैं। धातु और अधातु का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है क्लोज। कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें धातु और अधातु के बारे में बताया है। इसका डिफरेंस जो होता है, इसमें जो डिफरेंस करने को आता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि धातु और अधातु में अंतर लिखिए, ये क्वेश्चन आता है।